सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। आज पहला क्लास है। ये वाला बहुत ही कॉमन टॉपिक है। हम लोग 2-3 क्लास में देखते हैं कितना क्लासेस लगता है, ठीक है, उतना ही लगेगा। तो आज की क्लास में वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ऑल्दो एक मीनिंग समझाने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन का हेल्प हमको लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन एज इन एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्वेश्चन का हेल्प ले लेंगे, बट अदरवाइज एकदम कोर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू रैप इट अप बाय द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इतना ज्यादा वैरायटी आप लोगों के एग्जाम में नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ज्यादातर डिस्कशन हम लोग आज ही खत्म कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिनको थोड़ा बहुत बेसिक पता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सही बात है। जिनको एकदम भी नहीं पता, एकदम स्टार्टिंग से एक कहानी की तरह सुन लो आप इस चीज को कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर का नाम है। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब है कि बैंक से हमको जो भी चीज एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। अब इस चैप्टर को राइट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने का मतलब वही है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक सेंस बनता है, इस चैप्टर में वही सेंस बनता है सिंपल इंटरेस्ट में एटलीस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग रहता है, बट फिर भी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या सेंस बन रहा था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही था। लॉस में यहाँ पे नहीं ले रहा हूं, ठीक है। लॉस का एग्जांपल मैं ले सकता हूं, बट लॉस इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आज के चैप्टर में लॉस बोल के कोई चीज नहीं है। जैसे आप अगर कभी बैंक में पैसा रखोगे तो कभी ऐसा सुना है क्या कि बैंक का पैसा कम हो गया है? हाँ, ये हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि मैं एक स्कीम में पैसा रख रहा हूं एंड दिस स्कीम इज गोना गिव मी 12% रिटर्न, तो शायद वो 7% दिया, 8% दिया, तो उसका रिटर्न कम हो सकता है, परसेंटेज रिटर्न कम हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि बैंक में आपने 20,000 रुपए रखा है एंड सडनली वो पैसा आपने जाके देखा कि वो कितना हो गया, 18,000 हो गया, आउट ऑफ नोवेयर, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी एक्सपेंडिचर के। तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। एंड नॉट ओनली बैंक, आप किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्कीम में रखोगे तो पैसा घटेगा नहीं, आपका घटने नहीं वाला पैसा, ठीक है। हाँ, अभी ऐसा है कि आपने अगर 25 दिन में पैसा डबल वाले स्कीम में रखा है, ठीक है, तो उसका फिर कोई गारंटी नहीं है। तो एनीवेज, अब इस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में, ये सीपी क्या होता था? ये सीपी होता था कॉस्ट प्राइस। ये तो फुल फॉर्म बता दिया तुम लोगों ने, ठीक है। सीपी होता था मेरे पॉकेट का पैसा जो मैंने मार्केट में खर्चा किया है या मार्केट में लगाया है, खर्चा भी बोल सकते हो या फिर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसी से तो वापस मैं सामान खरीदूंगा, इसी से कस्टमर आएगा, ठीक है। अदरवाइज तो नहीं हो पाता ये सब। तो सीपी इज द इनिशिएशन, सीपी से ही सब कुछ इनिशिएट हो रहा है। तो दिस इज द मनी जो मैं अपने पॉकेट से कहां लगा रहा हूं, मार्केट में लगा रहा हूं कोई सामान लेने के लिए, ओके। एंड फिर जब कस्टमर आ रहा है, कस्टमर मुझे ये पूरा चीज दे रहा है, यानी इतना तो देगा ही कस्टमर, ठीक है। साथ में मान लो 10 रुपए तो देगा ही कस्टमर, साथ में कस्टमर मुझे दे रहा है और 2 रुपए, मतलब कस्टमर तो 10 और 2 करके अलग अलग करके नहीं दे रहा है, कस्टमर मुझे टोटल 12 दे रहा है। मैं उसमें अपना अपना हिसाब कर लूंगा घर जाने से पहले कि आज मैंने कितना बिक्री किया है और कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो मैंने 10 रुपीज से खरीदा था, 2 रुपीज का मेरा प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा? 12। अब ये जो सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस ऐसा एक पैरामीटर है जो मुझे बाहर के चीजों से मिल रहा है, आई मीन एक थर्ड पार्टी से मिल रहा है, समझ में आ रहा है? एक आउटर सोर्स से मुझे ये सेलिंग प्राइस मिल रहा है। और इस सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस बना हुआ है 2 चीजों से, एक मेरे पॉकेट के पैसे से, एक वो चीज जो मुझे थर्ड पार्टी से मिला है। सिमिलरली इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पे भी सेम चीज आएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप लोग होल्ड करो कि कब आएगा वो चीज, ठीक है। इस स्लाइड में या नेक्स्ट स्लाइड तक मैं बता दूंगा। अब यहां पे उस चीज का नाम है प्रिंसिपल। कौन से चीज का नाम? जिसको हम लोग जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोल रहे थे। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो पैसा जो मैं अपने पॉकेट से मार्केट में लगाता हूं। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है वो पैसा जो मैं अपने पॉकेट से किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में लगाता हूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैं देता हूं, या म्यूचुअल फंड हो गया या कोई भी चीज होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल जैसे मान लो ₹20,000,
ये हो गया प्रिंसिपल, ये पैसा मैंने कहीं पे लगाया है क्या? ओहो, 20,000 बोल के 2,000 लिख देते। ओके, तो ₹20,000, तो सपोज दिस इज माय प्रिंसिपल मनी और प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको आप बहुत जगह पे देखोगे कि इसको सम इन्वेस्टेड भी बोला जाता है, या फिर इसको आप देखोगे कि इसको अमाउंट इन्वेस्टेड भी बोला जाता है। ये सब नाम से बहुत फर्क पड़ता है, मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आई एक्सप्लेन। एंड यूजुअली इस प्रिंसिपल को कौन से लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं? पी, यूजुअली इसी से डिनोट किया जाता है, चेंज होने से हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इज रेट। ठीक है, अब जो रेट होगा दिस विल ऑलवेज बी इन, ऑलवेज पर एनम। ठीक है, ये रेट होगा तो परसेंटेज में, ठीक है, ये रेट होगा परसेंटेज में, बट ये हमेशा क्या रहेगा? पर एनम ही रहेगा, यानी पर ईयर। आपको अगर लिख के दे क्वेश्चन में, लिख के ना दे, आपको क्या मान के चलना है? ये क्या होगा? पर ईयर ही होगा, पर एनम होगा या पर एनुअली होगा, ऐसा करके कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा रहेगा कि 10% रेट है, तो आपको मान के चलना है कि ये 10% पर एनम है। अब अगर क्वेश्चन में अलग से मेंशन है कि 5% करके दे रहा है पर 6 मंथ्स, दैट इज अ डिफरेंट इशू, क्योंकि उन्होंने मेंशन करके दे दिया कि 6 मंथ्स का है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? मुझे लगा कि मैंने बीच में ऑफ किया था। हाँ, 5% पर 6 मंथ्स अगर होता है तो सिंपली 10% पर ईयर है। ठीक है, और तुम जो अलग अलग कैलकुलेशन का बोल रहे हो वो चीज अलग है, वो मतलब हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट में जाएंगे तो हम लोग पार्ट पार्ट करेंगे, तो इंटू 4 हो जाएगा फिर, वो तो क्वार्टरली हो गया ना। ठीक है, अच्छा, हाँ है, तो सेम ही तो कोई मीटर नीचे लिख लो, सेम ही तो है। वही मैं बोल रहा हूँ कि नाम बहुत मैटर करता है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेट हो गया, ये हमेशा पर एनम में रहेगा। रेट के साथ और एक चीज आएगा, टाइम। इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अब ये टाइम यूजुअली तो ईयर्स में होता है, कभी कभार आपको मंथ्स में भी दिख जाएगा। ठीक है, और ये रेट और टाइम मिलके ही क्या क्रिएट करता है? इंटरेस्ट। ठीक है, रादर ओवरऑल इंटरेस्ट आप बोल सकते हो इसको। ओवरऑल इंटरेस्ट। तो जैसे यहां पे मान लो दिया हुआ है कि 5% पर एनम, यानी 5% करके है, पर एनम है, राइट? और यहां पे दिया हुआ है 3 साल, तो ओवरऑल रेट कितना हो जाएगा? आई मीन ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा? 15%। समझ में आ रहा है? 5% पर एनम करके है, इंटू 3 साल तक है, तो हर साल 5% करके मिल रहा है। तो अगर मैं 3 साल तक पैसा रखूं तो कितना मिलेगा? 15% मिलेगा, 3 into 5। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ के, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ के हमको मिलेगा ए। ठीक है, विच इज अमाउंट। तो अब इसको यूजुअली तो ऐसे अमाउंट बोला जाता है कितना ना।
ठीक है। चलो, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना होता है? अमाउंट होता है, राइट। अच्छा, अब इसका नाम तो अमाउंट है ही, तो जेटा ताई एक डाउट जगह। तो अब देखो, वो लोग क्वेश्चन में कभी कभार क्या देते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड करके भी लिखते हैं। सी, अमाउंट का दो मीनिंग है। एक तो इस चैप्टर में अमाउंट का मीनिंग अलग है, और नॉर्मल इंग्लिश में अमाउंट का मीनिंग डिफरेंट है। नॉर्मल इंग्लिश में अमाउंट का मीनिंग क्या है? नॉर्मल इंग्लिश में अमाउंट का मीनिंग है किसी भी चीज का काउंटिंग। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, ठीक है, ऑल दो स्टूडेंट्स के साथ ये अमाउंट वर्ड जाता नहीं है, बट हाँ कैजुअली आप बोल सकते हो। या फिर मैं बोल सकता हूं कि आई हैव गॉट एन अमाउंट ऑफ ₹500 इन माई वॉलेट, ऐसा भी बोल सकता हूं। तो बट इस अमाउंट को आप उस अमाउंट वर्ड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये अमाउंट क्या है? आपने कोई पैसा रखा, साथ में बैंक ने कोई इंटरेस्ट डाला, आप पैसा उठाने गए, तो बैंक आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो पैसा आपके हाथ में रखेगा, उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे। अब अगर मैं बोलता हूं कि लाइक द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ या द अमाउंट ऑफ वन हॉर्न राइनो, ठीक है, हैव डिक्रीज्ड इन द रिसेंट ईयर्स, तो अब ये तो फिर अलग ही सेंस हो गया ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि लोगों का एनक्रोचमेंट हो रहा है, लोग मार रहे हैं उन लोगों को, तो शायद डिक्रीज हो गया है। अगर मैं इस तरीके से एक सेंटेंस बोलूं, अब वहां पे अमाउंट वर्ड में यूज कर सकता हूं कैजुअली, या फिर जैसे मैंने पैसे वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, कि आई हैव गॉट एन अमाउंट ऑफ ₹500 इन माय वॉलेट। अब ये 500 थोड़ी ना कि मैंने पैसा रखा था तो मुझे इंटरेस्ट जोड़ के फिर वो 500 मुझे मिला है, इसका मीनिंग ये नहीं है। तो एक तो है कि ये अमाउंट वर्ड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, जहां जहां पे ये फिट बैठता है, और एक है इसका ये मीनिंग। तो अगर मैं प्रिंसिपल के लिए ये अमाउंट वर्ड यूज करना चाहूं, तो मुझे साथ में ये वर्ड भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आई हैव इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इन द बैंक। अब ये 5,000 कौन सा 5,000 है? प्रिंसिपल वाला कि जो पैसा मिल रहा है वो वाला? प्रिंसिपल वाला, क्योंकि अमाउंट इन्वेस्टेड लिखा हुआ है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, विड्रॉ नहीं कर रहे हो वहां से, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तब भी होगा। अगर मेच्योर्ड मनी लिखा हुआ है, जैसे हम लोग जो भी एनएससी या एलआईसी वगैरह करते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है ना डेट ऑफ मेच्योरिटी, आपका पैसा आपको कब मिलेगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है। डेट ऑफ मेच्योरिटी यानी आपने जो प्रिंसिपल रखा था उसमें इंटरेस्ट जोड़ के आपको फाइनल अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप फिर ऐसा बोल सकते हो कि अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब देखो, क्या ये ऐसा नहीं हो गया, मैंने जो पैसा रखा साथ में थर्ड पार्टी यानी बैंक ने जो दिया, मिला के मुझे क्या मिल रहा है? देखो, सीपी क्या है? मैंने जो पैसा खर्चा किया था, आई मीन खर्चा इन द सेंस कि मार्केट में जो लगाया था, ठीक है। प्रॉफिट क्या है? जो एक्स्ट्रा मनी मुझे मिला, दोनों मिला के मुझे किसने दिया? कस्टमर ने दिया, वही थर्ड पार्टी ने दिया। यहां पे कौन दे रहा है मुझे? बैंक दे रहा है, ठीक है, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए लास्ट चैप्टर हमने परसेंटेज के हेल्प से जिस तरीके से पढ़ा, ये वाला चैप्टर भी हम लोग परसेंटेज के हेल्प से उसी तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट? समझ में आया? चलो, अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन का चीज समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब यहां पे जो कैलकुलेशन होगा ना, ये कैलकुलेशन बेसिकली ऐसे होता है, इसका नीचे लिख देता हूं, चलो, कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड अपॉन पी, यानी प्रिंसिपल।
इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? पी पे। रादर मुझे एक वर्ड लगाना चाहिए था, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन पी। ठीक है, हमेशा कैलकुलेट होगा, ऑलवेज इसी पे कैलकुलेट होता है, या एवरी ईयर, हर साल इसी पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। ठीक है, इस पे ऐसा चीज नहीं है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड अपॉन P plus I every year। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, P तो P ही है, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा ना। आपने अगर 10,000 रुपए से कोई एक स्कीम में अपना खाता खोला है, स्टार्टिंग अपने 10,000 रुपए ही दिया था और आपने 5-6 साल के लिए रख दिया उसको, तो वो प्रिंसिपल कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। 10,000 रखा है तो रखा है। क्या चेंज हो सकता है? देखो, टाइम चेंज हो सकता है, बिकॉज आपने रखते वक्त सोचा था कि मैं 5 साल बाद उठाऊंगा, आपको जरूरत पड़ गई, आप 3 साल बाद भी उठा सकते हो उसको। रेट तो हर 3-4 महीने बाद चेंज होता रहता है। आपने सुना होगा आरबीआई का बाई मंथली या क्वार्टरली जो कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चेंज होता रहता है। ठीक है, तो साथ में और भी जितना भी रेट्स है वो सारा शफल होता रहता है, तो रेट्स चेंज होता रहता है। क्या नहीं चेंज हो सकता? प्रिंसिपल। क्योंकि कल अगर मैं बोलूं कि मैंने लास्ट महीने एक स्कीम में पैसा लगाया है 20,000 रुपीज, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, तो वो तो पास्ट हो गया ना, वो मैं चेंज नहीं कर सकता और कभी भी, वो प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, हाँ, एड ऑन वगैरह का एक सिस्टम है जो कि हमको अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, वो अलग बात है। अब चेंज क्या होगा? इंटरेस्ट। हर साल का इंटरेस्ट अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब अलग ना ही हो, मान लो पहले साल का इंटरेस्ट आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो फिर चेंज हो गया ना, फिर इस पे कैलकुलेट होगा, तो फिर उस साल का इंटरेस्ट फिर दूसरा वैल्यू आएगा, फिर वो ऐड हो जाएगा उसमें। तो हर बार आपको क्या करना है? प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसको वापस से जोड़ देना है, फिर वैल्यू चेंज हो गया, अब इस वैल्यू पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फिर वापस से उसको जोड़ देना है, फिर वैल्यू चेंज हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज चलता रहेगा। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इतना लीनियरली मूव नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा टफ कैलकुलेशन है, टफ इन द सेंस थोड़ा लेंथी है स्टेप्स। सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है एकदम सिंपल है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई ऐसा बोलता है कि 7 साल में 700 है इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना होगा? 200। 3 साल में 300 होगा। बट आप ये चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी भी नहीं बोल पाओगे। ठीक है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, हम्म 3 साल के लिए पहले साल में मुझे मिला 5%, तो एक साल कंप्लीट होने के बाद सर 10,000 और 5% प्लस होने के बाद सर 2 साल में जो अगर इंटरेस्ट होगा वो 2 प्लस तो उस साल का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ऐड होने के बाद। चलो, ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का, तो 10% किस पे लगेगा भाई? 20,000 पे। तो 10% ऑफ 20,000 कितना होगा? 2,000। ये समझाना तो नहीं पड़ेगा ना तुम लोगों को? 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 काट देना, 2,000 आएगा। ओके, सेम ये भी क्या होगा? 2,000 ही होगा।
क्योंकि मैंने अभी भी बोला है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है ना, ठीक है, ये पूरा स्कीम कौन सा है ये तो लिखना पड़ेगा ना, स्कीम का डिटेल है, कौन सा स्कीम है, कैटेगरी, वही नहीं लिखा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो यहां पे मैंने क्या लिखा था देखो, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन पी, प्रिंसिपल। तो यहां पे भी मैं क्या लिखूंगा, 10% ऑफ 20,000 ही लिखूंगा, कुछ और नहीं लिखना है। ये भी क्या होगा, 2000 ही होगा। अगर मैं फोर्थ भी लिखूं 2000, फिफ्थ भी लिखूं 2000, ठीक है। तो अभी अगर मैं टोटल करूं, 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 3 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अच्छा, अब ये चीज हम लोग बचपन से ऐसे नहीं करते आए हुए, हम लोग बचपन से इस चीज को ऐसे करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ऐसा फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, सीखा तो नहीं है, रटा हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट इन्हीं 3 चीजों पे क्यों डिपेंड करता है, ठीक है, कोई चीज कम क्यों नहीं है या और कोई चीज क्यों नहीं है, ये आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पी एंड विल चेक कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट सही में इस पे डिपेंड करता है, एंड एट द एंड ऑफ द डिस्कशन यू विल रियलाइज कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट और किसी चीज पे शायद डिपेंड कर ही नहीं सकता, इसीलिए इन तीनों चीजों पे करता है, ठीक है। तो पी क्या है, प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे सही में डिपेंड करता है कि नहीं, आप सिंपल एक एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे ये दोनों लोग हैं, ठीक है, कीपिंग द रेट एंड टाइम कांस्टेंट, रेट एंड टाइम के बारे में हम लोग सोच ही नहीं रहे, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे उसी के बारे में हम लोग सोचेंगे, बाकी 2 चीजों के बारे में हम लोग या 3 चीजों के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे, और ठीक है। इसने एक बैंक में 20,000 रुपए रखा, उसने एक बैंक में 30,000 रुपए रखा, कितना साल बाद, ये सब रहने दो, किसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा बताओ, जिसने ज्यादा पैसा रखा है, सिंपल, तुम्ही যত বেশি টাকা রাখবায় তুমি তত বেশি इंटरेस्ट पाइबाय, सिंपल बात है, ठीक है। आप जितना ज्यादा पैसा रखोगे उतना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, प्रिंसिपल घटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट घटेगा। कमिंग टू रेट, ठीक है, इसने एक बैंक में रखा है पैसा जो 10% पर एनम देता है, उसने रखा है जो 7% पर एनम देता है, तो किसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसने 10% वाले में रखा है। इससे क्या पता चल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट अगेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पे रेट भी आ जाएगा, रेट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है, ओके। अगेन टाइम के बारे में हम लोग जानते हैं कि कितने टाइम के लिए हम पैसा रखेंगे, तो अगर मैं रख रहा हूं 5 साल के लिए, ये रख रहा है 3 साल के लिए, तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम तक पैसा रखा है, ठीक है। अब इस बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं कि किसने कितना पैसा रखा है, वो सब भी तो डिपेंड करेगा ना। अब मैंने 5 साल के लिए रखा है तो क्या हो गया, मैंने 5 साल के लिए अगर 10,000 रखा है और उसने अगर 3 साल के लिए 1 लाख रुपए रखा है तो फिर ठीक है। बट वही हम लोग एक टाइम पे एक पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 साल 3 साल में से किसको ज्यादा बेनिफिट होगा, जिसने 5 साल रखा है। इससे ये पता चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट टाइम पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, टाइम अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, और कोई पैरामीटर आप सोच के बोल ही नहीं सकते कि जिसपे सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करेगा, ठीक है। एटलीस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेंस में तो हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो तो बहुत बहुत अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो क्योंकि ये तीनों चीज पे ही डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट, और तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बन गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी आर टी, ठीक है। और आप लोग जो 100 बोलते हो वो एक्चुअली क्या है, इस आर परसेंट का आर बाई 100 है, पी इंटू आर बाई 100, ये वाला 100 है, ठीक है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि ये 100 तो फॉर्मूला वाला 100 है, ये फॉर्मूला में पहले से है, ऐसा नहीं है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है, इसीलिए ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। अब इसको अगर हम लोग ऐसा वैल्यू में लिखते हैं, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास प्रिंसिपल कितना था,
हमारे पास प्रिंसिपल था 20,000, रेट कितना था 10%, इनटू टाइम कितना था 3 years, और ये पूरा डिवाइडेड बाई 100। तो 200 इंटू 10, 2000 इंटू 3, 6000। ठीक है, तो ये मैंने इंडिविजुअल बताया क्योंकि हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग इंडिविजुअली करेंगे, सो दैट यू गॉट टू नो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? चलो एक काम करता हूं, इसी को कॉपी कर देता हूं। तो अब जैसे 20,000 है, 20,000 का 10% कितना होता है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूं, आप सबको पता होगा। जैसे मान लो 740 है, इसका अगर मुझे 10% निकालना है तो मुझे क्या करना है, एक घर पहले डेसिमल लगा देना है। तो 740 का 10% कितना आया? 74 आया। ठीक है, बट अभी कोई बोलेगा सर अगर जीरो हुआ नहीं उस नंबर में तो जीरो हुआ नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 256 का 10% कितना होगा? 25.6 होगा, क्योंकि इसका, अरे इसका 10% कितना आ रहा था? 74.0 को हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको 74 ही लिख लेते हैं। अब क्योंकि जीरो होने से हम लोग हटा देते हैं, बट दूसरा कोई डिजिट होने से तो नहीं हटाएंगे ना, तो सिंपल सा बात है, 10% मतलब लास्ट वाला डिजिट से पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल। जीरो हुआ तो पूरा गायब ही हो जाएगा, दूसरा कोई डिजिट हुआ तो बस रह जाएगा वो डिजिट डेसिमल लग के। ठीक है, तो इसका 10% कितना है भाई बताओ? 2000 है, तो इसका 10% इधर ऐड होगा। तो मैं बोल रहा था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है? P प्लस आई। तो अब देखो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकला 2,000 रुपए। ठीक है, तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया वो किस पे लगाया था? P पे लगाया, P प्लस आई पे तो नहीं लगाया। क्यों P प्लस आई पे नहीं लगाया, P पे लगाया हमने? क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए कोई आई है ही नहीं मौजूद। समझ में आ रहा है? जब मैंने बस पैसा रखा जाके 20,000, मान लो आज मैंने जाके बस 20,000 रुपए जमा किए, तो इंटरेस्ट तो इसका कैलकुलेट होगा ना इस पूरे साल में। किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? इस 20,000 पे। पहले से कोई कैलकुलेटेड इंटरेस्ट है क्या मेरे पास? नहीं है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट रनिंग ईयर, दिस इज द फर्स्ट रनिंग ईयर। अब दूसरे साल में क्या होगा ये समझो। तो 10% इस पे लगा, प्रिंसिपल पे लगा, तो 2,000 रुपए का इंटरेस्ट आया। अब नेक्स्ट ईयर फिर से 10% लगेगा। अब ये 10% किस पे लगेगा? P प्लस आई पे। P प्लस आई, P प्लस आई कितना होगा वैल्यू? ठीक है, इसका 10% कितना होगा भाई देखो? 2200। अब फिर से 10% लगेगा, किस पे लगेगा? P प्लस आई, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए ये P था। अब इसका 10% कितना होगा? 2420। तो अल्टीमेटली ये है एंड ऑफ फर्स्ट ईयर,
ये है एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड ये है एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो अल्टीमेटली जो पैसा मुझे मिल रहा है वो कितना है, 26,620। बट अगेन यहां पे तुम लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि यहां पे इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ था, हमने इंटरेस्ट हर एक साल का अलग अलग करके निकाल दिया था, एक साथ जोड़ दिया था, या फिर यहां पे भी इंटरेस्ट हमने PRT/100 से निकाल लिया था। यहां पे इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है, प्रिंसिपल निकालना पड़ रहा है, क्योंकि द प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज पुराने साल के प्रिंसिपल के साथ पुराने वाले प्रिंसिपल के साथ उस ईयर का इंटरेस्ट जुड़ जाता है। जुड़ के क्या क्रिएट होता है, एक नया प्रिंसिपल क्रिएट होता है जो नेक्स्ट ईयर के लिए काम में आता है। फिर नेक्स्ट ईयर का जो नया प्रिंसिपल है उस ईयर का इंटरेस्ट उसमें जोड़ के थर्ड ईयर के लिए और एक नया प्रिंसिपल क्रिएट होता है। तो यहां पे ये था हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल, इसके साथ इंटरेस्ट जुड़ के एक नया प्रिंसिपल क्रिएट हुआ, फिर इस साल का इंटरेस्ट जुड़ के और एक नया प्रिंसिपल क्रिएट हुआ। अब अगर आप आगे बढ़ोगे तो इसको आप बोल सकते हो दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर द फोर्थ अपकमिंग ईयर। बट हमारे पास फोर्थ ईयर का कैलकुलेशन कुछ है नहीं, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। अब आपको अगर इंटरेस्ट निकालना है, कि इंटरेस्ट है कितना, फॉर्मूला वही लगेगा, वही जो घिसा पिटा फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बट यहां पे इंटरेस्ट किस टाइप का इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना निकला भाई, 26,620, और मैंने लगाया कितना था पैसा, 20,000। तो बताओ कि मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला, दिस मच, यही एक्स्ट्रा मिला मुझे। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब फर्क तो है भाई, क्योंकि देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 6,620, बट सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 6,000 आया था। इसीलिए लाइक फ्रॉम द लास्ट 10, 15 और 20 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट इज प्रिवेलेंट। सिंपल इंटरेस्ट में हार्डली आजकल कुछ होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलता है ज्यादातर। बोलो। कंपाउंड इंटरेस्ट का हाँ, तो वो यहां से निकाल सकते हो, 6620 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, निकल जाएगा रेट, ठीक है। अभी आजकल कहाँ और स्कीम इतना है सिंपल इंटरेस्ट का, नहीं है ज्यादातर, मतलब अगर होगा तो लोग पैसा रखेंगे, वो तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, डिपेंड करता है आप पैसा दे रहे हो कि ले रहे हो। ऐसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही सही है, क्योंकि मतलब आप पैसा देने के टर्म्स में अगर सोचोगे कि आपने किसी को उधार दिया है तो वो आपको ज्यादा रिटर्न करेगा। वहां पे तो बहुत सारा चीज ही कैलकुलेट होता है। देखो वहां पे अगर आप लोन का बोलोगे तो लोन तो रिड्यूसिंग प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, वहां पे बहुत सारा कैलकुलेशन है, मतलब रियल लाइफ में आप जाओगे तो, ठीक है, इतना सिंपल कैलकुलेशन वहां पे नहीं है। बट हाँ, मतलब मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहता है। हाँ बोलो। वही तो उसने बोला, वही तो मैंने बोला कि वहां पे बहुत बहुत तरीके का कैलकुलेशन होता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट एकदम सिंपल एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, 10% लगा दिया, हो गया। वहां पे चेंज होता रहता है, वो मार्केट लिंक्ड है, सारा मार्केट लिंक्ड है वो सब, वही तो मार्केट लिंक्ड है ना। LIC इटसेल्फ, हाँ, LIC इटसेल्फ दूसरे कंपनीज का शेयर खरीदती है, ठीक है। तो अच्छा देखो, अब इसका जो क्वेश्चन था कि इसका फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जैसे यहां पे तो मैंने इंडिविजुअल कैलकुलेट किया, बट यहां पे मुझे ये पता चल गया था कि 10% करके 3 इयर्स अगर होगा तो ओवरऑल कितना रेट होगा,
10% करके 3 इयर्स होगा तो ओवरऑल कितना होगा? 30% होगा, ठीक है, 30% होगा। बट यहां पे आप नहीं बोल सकते कि 10% करके 3 इयर्स कितना होगा। अगर आप 30 बोलते हो तो गलत है, फिर आंसर 30 होगा नहीं, 30 से ज्यादा होगा। और वो कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अभी के लिए अगर करना है तो अगर निकालना है आपको 6620 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, वैसा करके आप कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? चलो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, बट मेथड अलग है ना, ठीक है। 20,000 10% 3 साल पे, ठीक है। तो 20,000 10% 3 साल पे, तो मैंने पहले साल 10% कैलकुलेट किया, पहले साल 10% कैलकुलेट किया तो कितना आएगा? ये कौन सा मेथड चल रहा है, याद आ रहा है कुछ? पार्ट बाय पार्ट मेथड, परसेंटेज का पूरा परसेंटेज घूम के आएगा आज के क्लास में, ठीक है। तो वो रिवाइज करना घर पे। तो फिर नेक्स्ट कितना होगा? 22,000 हो गया। फिर 10% लगेगा, कितना आएगा? 2,000 ही आएगा। इसका 10% नहीं लेना है। अगर हम लोग ने प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट ऐड किया और इसको हम लोग नया प्रिंसिपल सोच रहे हैं और इसी का 10% ले लेंगे तो ये स्कीम फिर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है आपको, मतलब इधर कुछ ऐसे लिखना ही नहीं है 10%, ठीक है। ऐसे लिखने से इंडिकेशन के लिए लिख सकते हो, बट अदरवाइज मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो 24,000 हो जाएगा। फिर इस पे और 10% लगेगा, इसका 10% नहीं, जो प्रीवियसली कैलकुलेटेड 10% है। प्रीवियसली कैलकुलेटेड 10% क्या है? 2,000। यही लगता चला जाएगा हर जगह में। तो अमाउंट कितना आया? 26,000। और इंटरेस्ट कितना आया? 6,000, ठीक है। तो यही चीज ऑलरेडी हमने देख लिया है, बट मैं जस्ट रिवाइज करवाऊं। नेक्स्ट वाला क्या है? अच्छा, नेक्स्ट वाला भी इसमें भी देखेंगे हम लोग। एक बार बस आप लोग आराम से देख लेना मेरे लिखने के बाद। 20,000, इस पे अगर मैं 10% लगाऊंगा तो कितना होगा भाई? 2,000 होगा, ठीक है। तो पहले साल तो देखो, इससे आपको ये भी तो सीखने को मिल रहा है कि यहां तक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई अंतर भी तो नहीं है, दोनों सेम है। फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द फुल लेंथ ऑफ द फर्स्ट ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा आगे, अब ये 10% यहां से नहीं होगा कैलकुलेट, ये नए वाले प्रिंसिपल से होगा। तो इस 22,000 का दो नाम हो सकता है, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर और प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। या फिर अमाउंट आफ्टर या फॉर भी बोल सकते हो, दोनों में फॉर यूज कर लो। अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का अमाउंट, अमाउंट मतलब ही होता है बाद वाला पैसा, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब ही होता है स्टार्टिंग वाला पैसा, ठीक है। तो अमाउंट फॉर द 22,000 इज अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब यहां पे होगा 22,000, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, मतलब लिखा वही है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा ऐसा चलता रहता है, कभी मैं सही बोलता हूँ गलत लिखता हूँ, ठीक है, कभी गलत बोलता हूँ सही लिखता हूँ, ठीक है। आज के क्लास में दोनों देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो 24,200। अब नेक्स्ट जब 10,000 होगा, सॉरी 10% लगेगा, तो नेक्स्ट 10% अगेन इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। यहां पे क्या हो रहा था
ये 10% 2000, कैसे भाई 2000 आ गया? क्योंकि ये 10% ये इसी पे लगा, ये 10% भी 2000 आया, कैसे आया? ये 10% इसी पे लगा। तो जो स्टार्टिंग में हमने बेस पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन प्रिंसिपल एवरी ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ऑलवेज कैलकुलेटेड अपॉन P प्लस आई एवरी ईयर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगा? ये 10% इधर लिख देता हूं, 2420, तो कितना आ रहा था? 26620। तो अमाउंट कितना आ रहा है? 26,620, और इंटरेस्ट कितना आ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट 6020, सॉरी 6620। बोलो। क्वेश्चन आहे सिंपल इंटरेस्टचा कंपाउंड म्हणजे एकटा वन देखाने মানে अमाउंट सेम থাকে वो तो आंसर पार्शियल 1 ईयर होगा। ওটা क्वेश्चन को याद वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पे तो मैं बस दोनों समझा रहा हूं क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बट अदरवाइज एग्जाम के क्वेश्चन में तो लिखा ही रहेगा। जैसे मान लो रवि इन्वेस्टेड ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा करके लिखा रहेगा, या एट सिंपल इंटरेस्ट। वो सिंपल इंटरेस्ट से भी हो सकता है, बट यूजुअली सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में रहता नहीं है, ये रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। बट अगर क्वेश्चन में बोल के दिया तो वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में भी रह सकता है। এখন सपोज 10% पर एनम नहीं देके, देखो अगर पर एनम नहीं लिखा रहता है तो हमको बाय डिफॉल्ट समझना है कि 10% पर एनम है। ठीक है, और अगर 10% पर 6 मंथ रहता है तो यानी हर 6 महीने में इंटरेस्ट कितना है? 10% है, तो 12 महीने में कितना होगा? 20% होगा। तो 20% पकड़ के कैलकुलेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, 10,000 रेट 20 years 3 years। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग फिर से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे, बट यहां पे हमने कैसे देखा था? यहां पे तो हमने वो पार्ट बाय पार्ट मेथड यूज करके पूरा डिटेल निकाला था। इस बार हम लोग व्हाट वी आर गोना ट्राई, इस बार हम लोग डायरेक्ट इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं आपको बोलूं पहले साल का इंटरेस्ट, पहले साल का इंटरेस्ट क्या है? ठीक है, तो क्या करोगे आप? 20% ऑफ 10,000, तो 20% ऑफ 10,000 कितना आएगा भाई? ये 2000 आएगा। अब थोड़ी देर पहले हमने सिमिलर एग्जांपल लिया था, तो I2 भी क्या आएगा? 2000 ही आएगा, और I3 भी क्या आएगा? 2000 ही आएगा। ठीक है, तो तब मैंने इंडिविजुअल कैलकुलेशन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं बताया था। अब यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन कि जैसे पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो तो वही यही होगा, 20% ऑफ 10,000 कितना आ जाएगा? 2000। अगर मुझे दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है तो 20% ऑफ क्या होगा?
ठीक है, 20% ऑफ 12,000 कितना आएगा ये 2400। अगर मुझे तीसरे साल का इंटरेस्ट चाहिए कितना हो रहा है ये 14,400, तो कितना आएगा। अब यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, थोड़ा और इन डेप्थ डिटेल देख सकते हैं कि अगर मुझे इंडिविजुअल ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। मोरलेस बात सेम ही है, ठीक है, मैं बस डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन का थोड़ा तरीका आपको बता रहा हूँ, थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी तो अलग अलग इंटरेस्ट हमको मिल ही रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है देखो, दिस वॉज आवर मेन प्रिंसिपल, दिस इज अवर मेन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के साथ क्या जुड़ गया, इंटरेस्ट जुड़ गया, जुड़ के नया प्रिंसिपल 12,000 बना। इससे जो इंटरेस्ट आया वो फिर से जाके इस 12,000 से जुड़ गया। देखो मैंने तो स्प्लिट करके लिखा है समझाने के लिए, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये 12,000 है, इस 12,000 के साथ ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता वो जाके जुड़ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर आपको जैसे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल तो रहेगा, साथ में उसके साथ क्या ऐड होगा, पहले साल का, सुन लो ध्यान से, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते टाइम जो यहां पे पैसा होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल रहेगा, साथ में सेकेंड ईयर से पहले और कितना साल है, एक ही साल है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रहेगा, तब जाके होगा P प्लस आई। अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स जो मैंने बोला था, P प्लस आई, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा, प्रिंसिपल तो रहेगा ही जो कि फर्स्ट ईयर में आता है, साथ में अब थर्ड ईयर से पहले कितना सारा साल है, 2 साल है, एक फर्स्ट एक सेकंड, तो प्रिंसिपल तो रहेगा ही, साथ में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, साथ में सेकंड ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस पूरे पे ये रेट अप्लाई होगा और इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो कौन सा तरीका है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, फिर हम लोग देखेंगे ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो यहां से आप लोग लिखते चले जाना, ठीक है, मतलब साथ साथ में मत लिखना, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ये वाला चीज थोड़ा अपने हाथों से लिखना जरूरी है, ऐसे रफली लिखो जैसे भी लिखो, ठीक है, फेयर तो बाद में कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो वही पुराना हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग का क्या था, ₹20,000 20% लिया था क्या, 10% पर एनम 3 इयर्स के लिए। सिंपल इंटरेस्ट लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि लिखा ही हुआ है। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट, 10% लग रहा है, ठीक है, किस पे लग रहा है भाई, 20,000 पे लग रहा है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, और ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 6,000, तो मुझे अमाउंट कितना मिलेगा बैंक से वापस, 26,000, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया था ना, इस पे डायरेक्टली अप्लाई ना करो, ठीक है। अब क्या करो,
कि 10% हर साल करके है, तो 3 साल में कितना होगा? 30% होगा। तो आप इसको ऐसे कर दो, 30% ऑफ 20,000, तो कितना हो जाएगा? 6,000। एक तो है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे अप्लाई करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही अप्लाई होता है, और बाद में जाके टाइम का इफेक्ट डालो। एक है कि आप पहले ही टाइम का इफेक्ट लेके चलो एंड पूरा का पूरा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये 30% ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जिसमें टाइम का इफेक्ट शामिल हो, ठीक है? जैसे 10% पर एनम इंटू 4 साल के लिए है, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट? 40%, ठीक है? बट 40% के साथ आप पर एनम नहीं लगा सकते, क्योंकि 40% है ही ओवरऑल, ठीक है? এখানে যদি 3 ইয়ার্সের টাকা 30 মান দেয় समझ में नहीं आया। 3 इयर्स की जगह में 30 मान हाँ, तो फिर 12 से डिवाइड होगा, ठीक है? 2.5 इयर्स होगा। সেটা ওই সময় বিগতের তো 10% বাড়িয়ে उतना नहीं सोचना है, 2.5 इंटू 10 बस खत्म है। वंस यू आर कन्वर्टिंग द मंथ्स इंटू ईयर्स, उसके बाद इतना स्प्लिट करके आप कैलकुलेट मत ही करो, आपने ऑलरेडी उसको ईयर में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो 25 तो आएगा ही, वैसे भी आएगा। आप 10 प्लस 10 प्लस 5 करो या 2.5 इंटू 10 करो, आएगा तो 25% ही ना, ठीक। अब यहां से देखो, यहां से तो एकदम नॉर्मल था, अब यहां से मेन शुरू होता है जहां पे आप लोग का प्रीवियस नॉलेज लगने वाला है, ठीक है? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30, ठीक है? 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, ठीक है? মানে 10 টাকার উপরে 3 টাকা इंटरेस्ट पाइसी, टोटल को तो पाइलम 13 টাকা। समझ में आ रहा है? 10 रुपए के ऊपर 3 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो मुझे टोटल कितना मिल रहा है? 30। तो अगर आपको कोई प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो पूछेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10:13 हो जाएगा, ठीक है? तो यहां से निकाल सकते हो आप, या फिर यहां से भी ऐसे ही निकाल सकते हो। मान लो अगर कोई ऐसा लिखना चाहे कि 3/10, ठीक है? 3/10 है, तो ये 10 क्या है? प्रिंसिपल, और ये 3 क्या है? इंटरेस्ट, ठीक है? तो एक्चुअली तो प्रिंसिपल 10 नहीं है, प्रिंसिपल कितना है? तो 10 यूनिट का वैल्यू अगर 20,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 2,000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6,000 होगा, ठीक है? तो ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर यहां पे भी ऐसा कर सकते हो कि अगर 10 यूनिट का वैल्यू 20,000 है, यानी इंटू कितना हो रहा है? 2,000, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 26,000 होगा। तो प्रिंसिपल 20,000 है, मैंने 20,000 रुपए रखा और मुझे अमाउंट मिला कितना? 26,000, यानी इंटरेस्ट कितना है? 6,000। नेक्स्ट, सेम इसी से अगर लिखना है मुझे कि अमाउंट जो है वो है फाइनल वैल्यू, और प्रिंसिपल जो है वो है इनिशियल वैल्यू। मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू का कितना गुना आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है? तो देखो रेशियो तो यहां पे है ही, बट आप यहां से लिख सकते हो, देखो यहां पे इंटू समथिंग तो होगा ना, इंटू समथिंग होगा, बिकॉज ये वाला आइटम जो है ये क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है ये, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू समथिंग होगा, जैसे इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3.5 इंटू कुछ ना कुछ होगा। अब यहां पे इंटू क्या होगा देख लो, 10 से ऊपर 3 बढ़ रहा है, 10 के ऊपर 3 इंक्रीज होके कितना हो रहा है? 13, तो 10 के ऊपर 3 बढ़ के कितना हो रहा है? 13 हो रहा है,
ठीक है। अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट भी लिखूं ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू समथिंग। अब यहां पे कौन ग्रेटर है? सिंपल इंटरेस्ट ग्रेटर है कि प्रिंसिपल ग्रेटर है? यूजुअली तो ऐसा ही होता है, कभी कभार आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट भी ग्रेटर हो सकता है, ठीक है, बट यूजुअली यही ग्रेटर होता है। चलो यहां पे कोई नहीं, यहां पे अमाउंट था ना, तो हमने भी यहां पे अमाउंट वाला फैक्टर लिखा है। नीचे तो 10 हमेशा रहेगा ही, क्योंकि ये जो 10 है ये बेस है, ये प्रिंसिपल है, इसको आप कभी भी नहीं हटा सकते नीचे से, ये यहीं पे रहेगा। अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो आपको सिंपल क्या लिखना है? 3 लिखना है, बिकॉज ये 10 क्या शो करता है, यहां पे क्या रिफ्लेक्ट करता है? प्रिंसिपल। ये 3 क्या रिफ्लेक्ट करता है? सिंपल इंटरेस्ट। और 10 प्लस 3 क्या रिफ्लेक्ट करता है? अमाउंट। तो अगर आप अमाउंट निकाल रहे हो तो 10 के ऊपर 13 लिखना है, 13 बाई 10 टाइम्स, ठीक है। और 13 बाई 10 टाइम्स आपको पता ही चल रहा है ये 1 से ग्रेटर है तो ज्यादा आएगा नंबर, और 3 बाई 10 टाइम आपको पता ही चल रहा है ये 1 से छोटा है तो कम आएगा नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला पूरा आप कॉपी कर लो फटाफट। जल्दी लिखो। वो डिपेंड करता है कि आपको परसेंटेज किस तरीके का दिया हुआ है। अगर परसेंटेज मतलब सिंपल इंटरेस्ट में तो इतना इफेक्टिव के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो इसका कैलकुलेशन तो है ही सिंपल, ठीक है। जैसे भी करो आप जल्दी हो जाएगा अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर मैटर करेगा कि परसेंटेज किस तरीके का दिया हुआ है। अगर 10, 20, 25 दिया हुआ है और अगर 2 साल का है, इसमें साल भी मैटर करेगा। फिर 2 साल वाला होने से फिर थोड़ा इफेक्टिव परसेंटेज मेथड लगा सकते हैं हम लोग। और अगर टफ परसेंटेज दिया हुआ है तब तो वो वर्टिकल मेथड ही लगाना पड़ेगा। हाँ इसको आप, हाँ एज सच तो पूरा पूरा वर्टिकल मेथड नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें वर्टिकल मेथड में तो बहुत सारा रहता है ना रेशियो। यहाँ पे तो एक ही बार में हो गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आप 10 into 3 डायरेक्ट कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये नहीं कर पाओगे आप 10 into 3। फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे हम लोग। एक दो क्वेश्चन में फॉर्मूला वगैरह से करवा दूंगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं है, बट फॉर्मूला पे ज्यादा रिलाई मत करो, थोड़ा कंसेप्ट पे रिलाई करो तो सही है। हो गया, चलो नेक्स्ट जल्दी।
ये वाला लिखो ऐसा ही। चलो फिर से हम लोग अपना एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं 40,000 कर लेते हैं, ठीक है। कितना और सेम एग्जांपल लेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या क्या टेक्निक हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ शेयर एग्जांपल ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज पे ही काम करता है, उसी पे चलता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में वही सारा मेथड आएगा जो मैंने परसेंटेज में आपको पढ़ाया है सक्सेसिव परसेंटेज में, ठीक है। सबसे पहले आएगा पार्ट बाय पार्ट मेथड। ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है बट फिर भी यहां पे एक ही बार में सारा मेथड लिखेंगे ना। तो 40,000 हो गया, पहले साल इस पे 10%, कितना होगा भाई 4,000, तो कितना हो जाएगा 44,000। दूसरे साल 10% होगा। अब दूसरे साल वाला 10% किस पे अप्लाई होगा, पहले साल वाला तो इसी पे होता है और कुछ रास्ता ही नहीं है। दूसरे साल वाला इस पे भी हो सकता है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरे साल वाला इस पे भी हो सकता है अगर सिंपल इंटरेस्ट है। तो कितना होगा 48400। तो कितना हो रहा है देखो 52840 ना, सही है ना। 40 और आ गया, नहीं 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 गलत है गलत है गलत है गलत है भाई, अब सही है। 40 है, 4 और 8 12, एक बचा 13, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है फिर बताओ तो, ये क्या था हम लोग का प्रिंसिपल, ये क्या निकला अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना होगा भाई लोग, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसको फॉर्मूला की तरह मत मान लेना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। अगर मैं जो पैसा रखा साथ में बैंक ने जो दिया वो मिलके हम लोग क्या बोलते हैं उसको अमाउंट बोलते हैं। तो मैंने जो पैसा रखा वो है जैसे मान लो 10 रुपए, बैंक ने जो दिया वो भी है जैसे मान लो 13 रुपए, तो बीच में मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला 3 रुपए। नाउ दैट विल बी द इंटरेस्ट। तो यहां पे भी वैसे ही निकलेगा कि बैंक ने ये वाला दिया है और मैंने रखा था इतना, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला 13,240। 40,000 रखा था, 53,000 जैसा कुछ मिला, ठीक है। तो 13,240 इज माई कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड एक्चुअली ये वाला है, एक्चुअली ये वाला है, ठीक है। ये है वर्टिकल मेथड जिसमें मैं जा रहा हूं बाद में क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना भी ना। ये है डायरेक्ट वाला मेथड जो कि बट देखने में डायरेक्ट वाला मेथड इतना लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे तो एक ही बार लिखा गया है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो अमाउंट जो कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको फाइनल वैल्यू, प्रिंसिपल जो कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको इनिशियल वैल्यू, और इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 10% है ना,
अब ऐसा मत बोलना कि 10% 3 साल के लिए सर 30% है, वैसा नहीं कर सकते आप। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। 10% है तो 10% बोले तो 1/10 মানে 10 টাকার উপরে 1 টাকা इंटरेस्ट पाइया কত হয়ে যাব 11 টাকা। समझ में आ रहा है? 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का इंटरेस्ट आएगा तो 11 आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि अमाउंट तो ग्रेटर होता है, अब नीचे तो 10 ही आएगा, यहाँ पे ऊपर क्या लिखूं, 1 लिखूं कि 11 लिखूं? 11, क्योंकि अमाउंट निकाल रहे हैं तो 11। ठीक है, अब इसमें सिर्फ अमाउंट वाला ही मैं बताऊंगा, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताने वाला। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा तो फिर आप लोग इसका जैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में 1/10 1/10 1/10 कर लोगे, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बिकॉज इसका सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का क्यूमुलेटिव निकला, क्यूमुलेटिव एक साथ निकला। इसका सिंपल इंटरेस्ट इसका इंटरेस्ट एक साथ ऐसा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अमाउंट के लिए तो 11 यूज करो, बट ऐसा नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो 1 यूज कर लिया। वहां पे भी तो वही किया था ना कि सिंपल इंटरेस्ट आएगा तो आ गया था तो 3 यूज कर लिया था, तो वहां पे सही है ये, बट यहां पे मैं इसलिए बताऊंगा भी नहीं ये चीज। ठीक है, 11/10, फिर नेक्स्ट ईयर कितना, फिर 11/10, फिर नेक्स्ट ईयर कितना, फिर 11/10। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे, अभी मैं नहीं करने वाला, कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट दिस नंबर ओनली। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप क्या बैठाओगे 40,000, इसका 1 2 3 जीरोस जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 क्यूब कितना होता है 1331, 1331 इंटू 40, तो आप देखना 53,240 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डन। नेक्स्ट, वर्टिकल मेथड या फिर आप बोल सकते हो रेशियो मेथड या कुछ भी ऐसा। ओके, अगेन आ जाते हैं यहां पे कि 10% है हर साल, तो 10% मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का इंटरेस्ट, यानी अमाउंट कितना होगा 11। तो अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिखूं तो यहां पे क्या लिखूंगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो या इसको ऐसा भी बोल सकते हो 10 টাকা থেকে 11 টাকা हुई कैसे, इस तरीके का भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए इनिशियली, तो 10 रुपए से 11 रुपए हो गया करके 11, ये तो पहला साल है। दूसरा साल भी क्या हुआ, सेम। अगर 2 ही साल का क्वेश्चन है तो यही पे रैप अप कर दो। ठीक है, हम लोग का 3 साल का क्वेश्चन है, तो एक ओवरऑल फिगर क्या आ रहा है वर्टिकल मेथड में, याद है ना तुम लोग को, हम लोग क्या करते थे, क्योंकि ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, तो तीनों मल्टीप्लाई करते थे, तो 1000 आएगा और इधर कितना आएगा 1331। तो प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो कितना आया 1000 इज टू 1331, यानी अगर 1000 रुपए में रखता हूं प्रिंसिपल तो मुझे कितना मिलेगा उस स्कीम में, अगर मैं 10,000 रुपए रखता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, अगर मैं 40,000 रुपए रखता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 53,240। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, या तो आप लोग ऐसा करो कि इधर 40 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इस साइड को आपको मेनली कितना बनाना है 40,000 बनाना है, वो आप जैसे भी बनाओ। ठीक है, तो इधर क्या मल्टीप्लाई कर सकते हो आपके 40,000 बन जाएगा 40, इधर भी इंटू 40 कर दो, या फिर जो हम लोग का यूजुअल हैबिट है हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 1000 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट 40,000, क्योंकि 1000 प्रिंसिपल है बट फेक प्रिंसिपल है ये, बट ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है 40,000। तो 1000 अगर 40,000 है यानी ये तो इंटू 40 करके आएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा जो कि इंटू 40 करके आएगा। ठीक है, तो 53,240। अब यहां पे अगर आपको फिर से इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, माइनस कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्टली यहां से भी तो निकाल सकते थे, इंटरेस्ट यहां पे कितना आता है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लो आपको अमाउंट नहीं निकालना है, क्योंकि ये तो फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा ना। देखो समझो, हाँ ध्यान से, अगर हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है और बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है,
तो मैं प्रिंसिपल का कैलकुलेशन के साथ मिला के फिर मैं अमाउंट निकाल रहा हूं, फिर अमाउंट से ये माइनस करके फिर मैं निकाल रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इतना लंबा जाने का जरूरत ही नहीं है। इसका कंपैरिजन मुझे दिख गया, कितना है 40। यहां पे ही देख लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 331। तो 331 इंटू 40 कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 330। चलो चलो देख लेते हैं। अच्छा यहां तक तो हो गया था, यहां तक आ गया था रिकॉर्डिंग में कि अगर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इतना घूम फिर के अमाउंट होके जाने का जरूरत नहीं है। 331 इंटू 40 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा अभी अगर 2 साल का क्वेश्चन हुआ तो ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? ये परसेंटेज में था जहां पे हम लोग 2 सक्सेसिव परसेंटेजेस अप्लाई करते थे। जब भी अप्लाई करते थे तो ये वाला फॉर्मूला लगाते थे सो दैट एक इफेक्टिव निकाल पाए। ठीक है, तो मान लो कि 10% का मुझे अगर इफेक्टिव निकालना है 10% का, तो यहां पे 10 बैठाऊंगा। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि हमारा क्वेश्चन यहां पे क्या था 40,000 10% 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है 10 इंटू 2 करके हम लोग सीधा क्या बोल देते हैं 20%। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 इंटू 2 करके 20 तो नहीं बोल सकते। बट एक चीज आप सोचो, हम लोग इतना टाइम से इतना मेहनत कर रहे हैं, वुडंट बी वेरी लाइक सिंपल अगर हमको एक ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, तो वो कैसे निकलेगा, वो यहां पे निकलेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100 21%। हाँ बट अगर 3 साल का है तो इस फॉर्मूला में नहीं बैठा सकते। तो तब कैसे करना पड़ेगा, तो 2 10 मिला के हमारे पास मान लो 3 10 है। ठीक है समझना, हाँ 3 10 है, एक साथ तो इस फॉर्मूले में बैठा नहीं सकते। इन 2 10 को मैंने इस फॉर्मूले में बैठाया, इनका एक कंबाइंड आंसर निकल गया। कंबाइंड आंसर क्या निकला 21। अब इस 21 को इस वाले 10 के साथ, अब तो फिर से मेरे पास 2 नंबर है, एक 21 और एक 10, इसको फिर से यहां पे बैठाएंगे तो वो निकलेगा 33.1%। तो वही आ रहा है, देखो 33.1% ही है। नहीं, अगर 4 होता है, सुन लो प्लीज रुको, अगर 4 होता है, इसने जैसे बोला कि अगर 4 होता है तो इन दोनों को मिलाएंगे एक आंसर निकाल लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे एक आंसर निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को मिला के और एक आंसर निकाल लेंगे। बट अगेन देखो, अगर 3 4 है, मेनली 4 में हम लोग इतना घूम के क्यों जाए, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 3 तक ठीक है, 3 तक आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट फिर भी 3 में भी आई विल सजेस्ट कि आप ऐसे ही करो, क्योंकि अगर लाइक 14.28% आता है, 6.66% आता है, ठीक है, तो तब तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तब तो 2 साल का क्वेश्चन हो, जितना भी साल का क्वेश्चन हो, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, मैंने शायद आप लोगों को नहीं समझाया होगा परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में ये इतना समझाना पॉसिबल नहीं था। मतलब पॉसिबल था बट फिर भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ज्यादा फील आता है ये समझने में, ये फॉर्मूला बना कैसे। देखो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है A%। ठीक है, A% ऑफ क्या होगा, प्रिंसिपल ही होगा, सब कुछ तो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सब कुछ किस पे डिपेंड करता था, कॉस्ट प्राइस पे, मोर और लेस। ठीक है, मतलब डिस्काउंट को छोड़ के। और इस चैप्टर में सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, A% है। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है, B% है, साथ में B% ऑफ A% है। अब इसको अगर आप ऐड करोगे, यहां पे तो ऐड आएगा ना, ये दोनों ऐड होगा, ओवरऑल A% प्लस B% प्लस B/100 ऑफ A% हुआ। पूरा परसेंटेज साइन एक बार में बाहर लिख दो, यहां पे परसेंट है, यहां पे परसेंट है, यहां पे भी परसेंट है। A प्लस B प्लस, इसको थोड़ा स्वैप करके लिख रहा हूं, A इंटू B डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो परसेंटेज है वो तो एक रहेगा ही, साथ में उसके पहले वाले साल का भी
इंटरेस्ट पे वो रेट लगेगा। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। क्योंकि आपने यहां पे देखा होगा ना, यहां पे देखो ना, ये जो 20% है ये 10,000 पे तो लग ही रहा है, ठीक है, बट ये जो 20% है ये पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी तो लग रहा है, ठीक है। ये थर्ड ईयर में जो 20% है ये 10,000 पे तो लग ही रहा है, बट इससे पिछले जितने भी साल हैं सबके इंटरेस्ट पे लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए प्रेजेंट ईयर का इंटरेस्ट जो है, मान लो ये 20% है, ये 20% नॉर्मली तो लगेगा ही प्रिंसिपल पे, बट ये 20% पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी लगने वाला है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से एकदम बहुत मस्त तरीके से आप सक्सेसिव परसेंटेज का ये वाला मतलब आई मीन इफेक्टिव परसेंटेज फॉर्मूला समझ सकते हो, जो कि सक्सेसिव परसेंटेज का एक पार्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग यहां तक रखते हैं। अब ये सारा टूल आज के क्लास में जो भी हमने पढ़ा है ये सारा टूल यूज होने वाला है नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पॉसिबली 2 क्लासेस लगेंगे, मैं एक बार देख लेता हूं किस किस ओरिएंटेशन का क्वेश्चन पिछले बार आया है या लास्ट 5 साल के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में आया है, उससे एक एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन मैं ले लूंगा। अगर उतने में इफ आई एम सेटिस्फाइड कि हाँ हो जाएगा एक क्लास में तो सही है, अदरवाइज हम लोग 2 क्लासेस में करेंगे, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।